वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 की। ठीक है, और अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर आप क्लास 10 से नीचे भी हैं, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आप इसको देखेंगे तो आपको आगे जो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। और वैसे अगर आप नहीं भी हैं, आप इससे नीचे भी क्लास में पढ़ते हैं 6, 7, 8, तो आपको एटलीस्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप जब आगे जब पढ़ने जाएंगे, जब आप 10th में जाएंगे तो आपको हेल्प कराएगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारे देश में हुई है या ये चीज़ें अपने देश में हुई है, तो इन चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरह से नेशनलिज्म हुआ, कैसे कैसे मूवमेंट हुए। आपको पता ही होगा कि इंडिया क्या था, 1947 से पहले ब्रिटिश का कॉलोनी था, ब्रिटिश का गुलाम था। तो यहाँ पे ब्रिटिश का गवर्नमेंट था और यहाँ पे किस तरह से लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, कैसे लोगों के पर मतलब जो ब्रिटिश है वो जुर्म करता था, किस तरह से उसको दबाता था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसानों की क्या क्या हालत थी, यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं थी, मतलब लोगों के ऊपर किस तरह से ब्रिटिश ने जो था वो ऑपरेट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, इंडिया की बात करें तो इंडिया से पहले यूरोप में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां पे जो मोनार्की सिस्टम था उसको अप्रूव कर दिया गया था, वहां पे जो लुई 16 था उसको हटा दिया गया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रांस ने कहीं ना कहीं लोगों में, एक तरह के लोगों में ये बाकी और अदर कंट्रीज को, बाकी जो अदर कंट्रीज थे उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ों का रियलाइज कराया कि राइट्स क्या होता है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ होती है, आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, अपने नेशन के प्रति वो क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना फ्रांस से सारी चीज़ों का वो हुआ, क्योंकि फ्रांस जो था वो 1789 में वहाँ पे सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण से कहीं ना कहीं लोगों में, मतलब जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, जब ये चीज़ें बाकी जगहों पे गई, तो लोगों में एक तरह से अवेयरनेस हुआ कि भाई ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं और लोगों की अपनी भी कुछ राइट्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और बाकी और भी कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को मिला। तो इंडिया में भी फाइनली इस तरह की चीजें आई, इंडिया में भी नेशनलिज्म मूवमेंट हुआ। आपने तो सुना ही होगा कि महात्मा गांधी ने यहाँ पे कैसे कैसे मूवमेंट्स किए हैं। महात्मा गांधी ने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डांडी, एक वो था डांडी मार्च वाला जिसमें उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। इन चीजों के बारे में पढ़ा, आपने सुना ही होगा। ये सब क्या था, एक तरह से गवर्नमेंट के को अपोज करने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या था, एक तरह का मूवमेंट था। ठीक है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब ये कि गवर्नमेंट को मतलब अपना वो दिखाना। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया पे पहले से ही लगभग बात करें तो लगभग मतलब और भी तरह के मतलब रेवोल्यूशंस हुए थे। 1757 में रिवॉल्यूशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं मतलब उस लेवल पे यूनाइट नहीं हो पाया था, इस कारण से वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। 1857 में भी रिवोल्ट हुआ था, लेकिन ये रिवोल्ट एक तरह से उतना ज़्यादा यूनाइटली नहीं हो पाया था जिससे कि आज़ादी मिल सके। अगर 1857 की रिवोल्ट को और थोड़ा यूनाइटली लोग उसमें पार्टिसिपेट करते तो मुझे लगता है कि 1857 में इंडिया को फ्रीडम मिल सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं है। बट धीरे धीरे जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं उसके बाद ये चीज़ें बदल जाती है और लोग धीरे धीरे यूनाइट होते हैं। तो हम बात करेंगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली 1920s के अराउंड या उससे थोड़ा सा 10 इयर्स पहले या उसके बाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें जिसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया भी पड़ा था। वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट तो बाकी सब जगहों पे हुआ था, लेकिन इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1913 के पीरियड की बात करें तो जो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, चूंकि वो भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी, वर्ल्ड वॉर में वो भी हिस्सा ले रही थी, तो इंडिया में चूंकि इंडिया से लोगों को उन्होंने भर्ती करना शुरू किया। बेसिकली इंडिया में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टैक्सेस को हाई कर दिया, जिससे कि उनका जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली मान लो जैसे वॉर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वॉर के लिए जो भी चीज़ें होती है, जैसे वेपन्स होता है, इस कारण से गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेस को बहुत हाई कर दिया। इस कारण से कहीं ना कहीं लोगों पे बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गांव में
जबरदस्ती लोगों को मतलब आर्मी में लिया गया। मतलब जबरदस्ती जो भी लोग 18 या उससे प्लस थे, जो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, उनको जबरदस्ती आर्मी में लिया गया और उसको जबरदस्ती उनको भर्ती लिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बात करें तो 1920 में बेसिकली महात्मा गांधी जो थे वो 1920 के आसपास जो थे वो, और भी देश में बहुत सारी चीजें थी। दो देश में बहुत सारी मतलब एक तो बहुत सारी जगह फेमाइंस हो गई थी, क्रॉप्स खराब हो चुकी थी, टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हाई थी। इस कारण से देश की जो हालत थी इंडिया की बहुत खराब थी। मतलब देश की हालत बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही थी। बट फिर भी ब्रिटिश जो थे वो मतलब ऐसे ऐसे लॉज को ला रहे थे, ऐसे एक्ट्स पास कर रहे थे जो कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना उससे करना पड़ रहा था। इसी क्रम में हम बात करें तो 1921 में आप देखोगे तो लगभग 10 to 13 मिलियन, मतलब पूरे देश में जो फेमाइंस हुआ या जो एपिडेमिक आया उस कारण से लगभग 10 to 13 मिलियन लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसमें वॉर, बेसिकली वॉर का भी इसमें एडेड है। जो वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जो इंडियंस थे उनकी जाने गई, प्लस इसके साथ साथ जो फेमाइंस हुआ, लोग भूख से मरे, मतलब लोगों को भोजन प्रॉपर नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया, प्लस जो लोग मतलब जो मतलब प्लेग जैसा फैला उससे भी लोगों की बहुत सारी जाने गई। मतलब आप फिगर में बता दिया 10 to 13 मिलियन लोगों की जाने गई। मतलब मिलियन समझ रहे हो ना, लगभग 10 to 13 इंटू 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ से प्लस लोगों की जाने गई। ठीक है, इसके साथ साथ जब अब यहां बात करेंगे महात्मा गांधी के यहाँ पे जब आगमन होता है, तो महात्मा गांधी बेसिकली अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने वहीं मतलब अफ्रीका में ही वो रहते थे, और अफ्रीका में बेसिकली उस टाइम में, उस पीरियड में अफ्रीका में एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ठीक है, और जिसका सामना महात्मा गांधी को भी करना पड़ा था। ठीक है, और वहां पे जो गोरे लोग थे, जो व्हाइट पीपल थे, वो मतलब ब्लैक लोगों पे बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर, मतलब बहुत सारे। आप समझ लो कि जो ब्लैक लोग थे वो लोग ना तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते थे ट्रेन में, ना उनको सिनेमा हॉल्स में जाने के लिए छूट थी, उनके लिए अलग सेपरेट वो था। मतलब इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में उनको मतलब बहुत ज़्यादा मिसट्रीट या इल्ट्रेट किया जाता था, उनको सही से इलाज नहीं किया जाता था। तो और साथ ही साथ ब्लैक लोगों के लिए स्पेशल वहाँ पे एक तरह का टाउन भी था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मतलब बेसिक फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी वहाँ पे, उन लोगों को रहने का अलग व्यवस्था रहता था। और जो जो व्हाइट टाउन थे, जो व्हाइट लोगों के लिए जगह थी, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी अलग थी। तो इससे कह सकते हैं कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसका सामना महात्मा गांधी को करना पड़ा था। वहाँ पे उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन की और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। 1915 की बात है। ठीक है, जब 1915 जो थी, जब महात्मा गांधी इंडिया आए, ठीक है, वापस आ गए, इसके बाद महात्मा गांधी को बिहार, पहले वो उन्होंने हालांकि पूरे देश में ट्रैवल किया, बट वो उन्होंने मूवमेंट का शुरुआत बिहार से किया। बिहार में 1917 में वो चंपारण गए। चंपारण में क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ के जो पेजेंट्स थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर ब्रिटिश ने उनको फोर्सफुली मतलब क्रॉप्स के बदले जो जो इंडिगो होता था उसकी फार्मिंग की जाती थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो इस कारण से मतलब इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वहाँ पे हड़ताल करी, मूवमेंट करी, और जिसके बाद ब्रिटिश मतलब उनको वहाँ पे सफलता भी मिली। ठीक है, तो महात्मा गांधी बिहार में जो किसान थे उनके सपोर्ट में वहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ मतलब मूवमेंट करी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सत्याग्रह की बात करेंगे। यहाँ पे एक तरह का आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि जो भी जो अंग्रेज है या जो कॉलोनियल पावर है उसके खिलाफ हम मतलब फाइट करके या उनसे हम लड़ के जीत नहीं सकते हैं। उनका ये मानना था कि इस तरह की बुराई पे हमें मतलब ट्रूथ के साथ, ट्रूथ और ऑनेस्टी से हम उनको उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम जीत सकते हैं। तो जो ये सत्याग्रह था एक तरह का ये था कि मतलब आप ये समझ लो कि वो ये कहता था कि जो पावर है उसको ट्रूथ से हम मतलब जीत सकते हैं, मतलब ठीक है, हम ट्रूथ से उसको हरा सकते हैं, मतलब सच्चाई से। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये बिलीव करते थे कि हम फिजिकल फाइट से हम जीत नहीं सकते हैं, फिजिकल फाइट इज नॉट नेसेसरी। इसके साथ साथ वो ये समझते थे कि हम नॉन वायलेंस के साथ हम स्ट्रगल कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने जितने भी स्ट्रगल्स किए उसमें उनका ये चीजें झलकती है। वह कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका जो भी था वो सब चीजें नॉन वायलेंस होती थी, जिसमें ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें तो गांधी जी चंपारण गए 1917 में, जहां पे मतलब आपको बता ही चुका हूं
जहां पे उन्होंने पीजेंट के खिलाफ पीजेंट के लिए स्ट्रगल करी, ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको उनके सपोर्ट में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने हड़ताल करी। उसके बाद वो गुजरात गए। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि वहां पे क्रॉप्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वहां पे क्रॉप्स पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ चुका था, जिस कारण से वहां पे मतलब क्रॉप्स पूरे खराब हो चुके थे, वहां पे मतलब फेमाइंस काइंड ऑफ वहां पे हो चुका था। फिर भी जो टैक्सेस थे उसमें बिल्कुल भी मतलब टैक्सेस कलेक्शन का जो प्रोसेस था उसमें बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाती थी। तो महात्मा गांधी जी खेड़ा गए, वहां पे उन लोगों के सपोर्ट में जो लोग थे वहां पे, जो गरीब लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनके सपोर्ट में वहां पे उन्होंने जो मूवमेंट करे और गवर्नमेंट को ये बोला कि इनको टैक्सेस की छूट दी जाए, या टैक्स उनको माफ कर दी जाए, या टैक्सेस कलेक्ट करने में उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। इसके बाद वह वहां से अहमदाबाद जाते हैं कुछ टाइम बाद। अहमदाबाद में जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि वहां के जो कॉटन के वो थे, जो कॉटन के जो मिल मालिक होते थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो उनके लिए भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। मिल वर्कर्स के लिए वहाँ पे आई थिंक मिल वर्कर्स को शायद आई थिंक सही से पे नहीं की जाती होगी, या उनको टैक्सेस वगैरह बहुत हाई रखी होगी गवर्नमेंट ने। इसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे मतलब वो आंदोलन किया, जिसके बाद उनको वहां पे भारी सफलता मिली। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको गिनाया है, खेड़ा का, चंपारण का या अहमदाबाद का, इनसे उनको बहुत ज्यादा सफलता मिली। इसके बाद अब बात करें हम लोग रॉलेट एक्ट की। ये जो रॉलेट एक्ट थी 1919 में पास की गई थी। ये एक्ट बहुत ही ज्यादा एक तरह का मतलब बहुत ही खराब एक्ट था फॉर स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मतलब इंडिया में, ठीक है। इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि एनी पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। उनको आप ऑन द बेसिस ऑफ, कोई बेस नहीं हो, आप आपको डॉट है तो आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। उसका कोई ट्रायल भी नहीं होगा, मतलब उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। तो इस कारण से यहाँ के जो लीडर्स थे वो इनका बहुत ज्यादा विरोध किया, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा वो किया। और इस एक्ट को जो पास किया गया था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब आपको ये कहूँ कि बहुत जल्दी में पास किया गया था इसको। इवन वहाँ की जो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव इंपीरियल जो काउंसिल थे, वो बिना इंडियंस जो अपोजिशन थे, यहाँ के इंडियंस को भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ अपोजिशन में था, जो लीडर्स होते थे कांग्रेस के, उनको बिना पूछे इस लॉ को पास किया गया था। जिस लॉ के कारण पूरे देश में जो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपोज किया और बहुत सारे नेताओं को मतलब अरेस्ट कर लिया गया था हर जगह, पुणे में। इवन महात्मा गांधी को भी 10th ऑफ जनवरी को मतलब आई गेस मतलब उन्होंने उनको अरेस्ट किया गया था और दिल्ली आने से उनको रोक दिया गया था, जिसके खिलाफ हर जगह जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो आंदोलन टाइप के कर रहे थे। और ये घटना मतलब ये जो घटना मैं बता रहा हूँ आपको, जालियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था कुछ जो पॉलिटिकल वो थे, उसकी रैलियां हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे उस पार्क में जो जालियांवाला बाग था। और जो जनरल डायर था वो वहाँ का पूरा उसका वो था, उसके पास वो मतलब वहाँ का वो कमांडर था। तो जनरल डायर जो था उसने जो मेन गेट था जालियांवाला बाग का, उसको क्लोज करके उसके ऊपर ओपन फायर किया। कई राउंड ऑफ फायरिंग हुई चारों साइड से, जिसमें मतलब डायरेक्ट गोली लगने से बहुत सारे मतलब 1000 लोगों की जाने गई। और लोग गोली से बचने के लिए जो वहाँ पे एक कुआं था उसमें लोग कूद गए, जिसमें मतलब चूंकि बहुत सारे लोग कूद गए थे और उसमें भी लोगों के डूबने से जाने चली गई। और इस कारण से जब जालियांवाला बाग हुआ, इसके बाद जो इसका जो खबर था ना, पूरे देश में एक तरह से आग की तरह फैली और सरकार के खिलाफ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा एक तरह से मतलब लोगों के मन में बहुत गुस्सा मतलब भर गया था, ठीक है। इसके बाद गांधी जी जो थे उसके बाद ही उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। जिसके बाद ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको मैं आगे भी जिक्र करूंगा, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए कि बेसिकली उन्होंने अब ये सोचा कि अगर ये जो इतने मुट्ठी पर ब्रिटिशर्स थे और बेसिकली इंडियंस ही से काम लेके वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, अगर इंडियंस उनका काम करना बंद कर दे
तो वो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं उसको छोड़ दो। और इस कारण से कहीं ना कहीं मतलब बहुत लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मतलब जो एडवोकेट्स थे, जो गवर्नमेंट में मतलब जो ऑफिस में काम करते थे, उन कामों को छोड़ दिया। जिसके बाद यही एक तरह का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, इसके बारे में आपको अब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। इसके साथ साथ जनरल डायर ने जो था वो एक तरह कमांडर था, उसको कमांड मिला था। ठीक है, और उसने वहां पे जालियांवाला बाग में ये चीजें की, और जिसके बाद इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ा आगे जाके आपको बताइए होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे ही बताऊंगा। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नॉलेज दिया। उम्मीद करूंगा इसकी आगे जो भी कुछ और सीरीजेस होंगे इनके इस चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 टॉपिक्स को लिया है, आगे मैं आपको सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आगे इस वीडियो को और कंटिन्यू